बहुत सारे बच्चे हैं जो आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बिकॉज आई हैव नेवर एम्ड एट क्रैकिंग एसएसबी. दिस वर्ड इज रॉन्ग. यू नॉट क्रैक एसएसबी. आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे बिल्डअप होती है. Yes. इफ योर पर्सनैलिटी गेट्स बिल्डअप, एसएसबी इज अ जोक. Yes. नमस्कार दोस्तों, तो आज हम मिलने जा रहे हैं इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर और हमारे कर्नल संपत गोपालन सर, जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस करने के बाद अभी वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं. उन्होंने आज तक लगभग 1000 बच्चों को एसएसबी का प्रिपरेशन करवाया है और उनमें से बहुत सारे बच्चे एसएसबी में क्लियर कर चुके हैं. तो आज हम कर्नल संपत गोपालन सर की जर्नी जान लेते हैं और जो भी पेरेंट्स के डाउट्स है वो पेरेंट्स ने हमें कमेंट्स में पूछा है कि ये डाउट्स कर्नल संपत सर से पूछ लेना, तो वो डाउट्स क्लियर करने की हम आज कोशिश करेंगे. नमस्ते सर. सर, तो पहला प्रश्न आपको ये है कि आपका जो डिफेंस का और वो जो जर्नी था एनडीए का, वो कैसे था? देखो, डिफेंस का जर्नी जब बोले तो काफ़ी पुराना जाना पड़ेगा. 1980. ज़्यादा पुराना तो नहीं है ना? नहीं नहीं ज़्यादा. अच्छा, तो 1980 में मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया और अनफॉर्चुनेटली पास हो गया मैं. अनफॉर्चुनेटली कैसे? अनफॉर्चुनेटली क्यों है कि हम जो है फर्स्ट बैचेस में थे जो 10+2 वाला था. तो 11th के बाद आप दोनों एग्ज़ाम लिख सकते थे, आईआईटी का और एटीए का. तो हम दोनों में पास हो गए. तो आईआईटी में मेरा नंबर नीचे आया तो मैं नहीं गया. तो उसके बाद एनडीए में चला गया. तो लोगों ने बोला यार एनडीए क्या होता है. मैंने कहा मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था एनडीए क्या है. मेरे नीचे वाले एक सरदार थे, उन्होंने बोला कि एनडीए ऐसा होता है ऐसा. तो मेरे को आइडिया ही नहीं था. तो वो बोलते थे मोटिवेशन क्या था. कोई मोटिवेशन नहीं था, बस जा रहे हैं. एग्ज़ाम पास हो गए और एसएसबी में गए. कोई प्रिपरेशन नहीं, मेरे को पता ही नहीं क्या होता है. तो उन्होंने बोला ये पिक्चर देखो, कहानी लिख दो. मैंने लिख दी. उसने बोला ऐसा करो, मैंने कर दिया. मैंने जैसे मेरा दिमाग काम करा मैंने कर दिया. बिना मोटिवेशन का कैसे आपने ये क्वालिफाई? कुछ तो मोटिवेशन होगा. एक्चुअली पता कोई मोटिवेशन नहीं था. हमारे स्कूल में क्या था, हमारे स्कूल से आईआईटी दिल्ली का गट्टी दिखता है. आईआईटी दिल्ली इज 8 स्टोरी स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक बड़ी सी गट्टी है. तो सब बोलते उधर ही जाना है. तो ऐसे ही था हमारे दिमाग में भी. तो गए हम, इंडिया का इंटरव्यू दिया. तो पहले से एक था कि मैं आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एक्सेप्टिंग एनी चैलेंज. मैंने कहा हार नहीं माननी कहीं पर. तो मैंने कहा लेट मी गो द एग्जाम्स एंड क्लियर. तो आई वेंट टू बैंगलोर, एग्जाम क्लियर हुआ, फिर मेडिकल हुआ. तो क्या हो गया, 15-20 दिन स्टडीज छूट गई. मैं वापस आया तो मेरे साथ मेरा एक कोर्समेट था वेंकटेश बोल के. हमें बोर्ड में क्या लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 20 दिन का क्लास चला गया ना. यस. तो धीरे धीरे हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो 12th की पढ़ाई से थोड़ा बाहर हो गया. कम हो गया. उसके बाद मेरिट लिस्ट आ गया तो हमारा नंबर था उसमें. तो हमें बोला अभी छोड़ यार, पढ़ाई करने से मुश्किल है. मेरे को ये बात पता था कि अगर मैं एग्जाम दूँ तो फेल हो जाऊँगा. तो मैंने कहा बेस्ट है वो लिखो, मैं एनडीए में चला गया. दैट इज़ हाउ आई लैंडेड अप इन इंडिया. अभी आजकल लोग बोलते हैं भाई व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू जॉइन द आर्म फोर्स. हमारे तो कोई मोटिवेशन ही नहीं था, पर ठीक है. आप स्टार्टिंग में जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो आप खेलकूद में अच्छे थे या पढ़ाई में अच्छे थे? कैसा बैलेंस रखते थे आप? एक्चुअली वो टेक्निकली बोलते हैं ना, आई वॉज ए बुक वर्म, किताबी कीड़ा. मैं खेलता वेलता था. जैसे शाम को हम 5-6 बजे हॉकी खेल लिया, वो ऐसे खेल लिया. और हमारी स्कूल एक ऐसे स्कूल के थे जिसका एक ही ग्राउंड था और एक पीरियड में हमें फुटबॉल भी आता, बहुत बड़ी बात. बट वेरी गुड इन स्टडीज़. तो फ्रॉम आई थिंक 5th क्लास से लेके ऑलमोस्ट टिल 11th आई वाज टॉप माई क्लास. आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़. और मेरे स्टडीज़ में क्या है ना, वो रट्टा वट्टा आई वॉज, मैं फंडामेंटल्स वेरी क्लियर. मेरे को रट्टे का बड़ा अच्छा आइडिया था. इनफैक्ट सब में क्लासमेट स्टिल जोक कि सैम से अभी भी पूछ लो कि अकबर कब पैदा हुआ तो सारा बता देगा कहानी. रट्टा. रट्टा. और मेरे को ये पता था कि पेज नंबर 64 के लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है. पूरा रट्टा. पूरा रट्टा था. तो आई वॉज गुड इन स्टडीज़. पता क्या होता है कि कभी कभी लाइफ में होता है, अभी तो टीवी शीवी है. जब मैं 11th से 10th से 11th में जा रहा था, 11th से 12th में जा रहा था, तो अभी तो टीवी शीवी है, उस सब था नहीं ये सब. तो उधर एक ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, मैं उधर जाता था मेरे फादर के साथ. 4-4 किताब लेके आता था. मैंने उस 2 महीने के दौरान कम से कम 200-250 किताब पढ़ी. तो इट एडेड टू माई नॉलेज, इट एडेड टू माई थॉट प्रोसेस, इट इम्प्रूव माई
इंग्लिश ड्रास्टिकली, मेरी अंग्रेजी बहुत ही धाकड़ हो गई एंड आई गॉट कॉन्फिडेंट वेन आउट डिबेट में टेक पार्ट, बट अदरवाइज जो बोलते हैं ना ऑल राउंडर पर्सन, आई वाज नॉट वन, आई वाज ए टोटली किताबी कीड़ा विद ऑलमोस्ट जीरो इन फिजिकल्स। आजकल के बच्चों को अभी रट्टा लगाना चाहिए या लॉजिकली सोचना चाहिए? जैसे कि एआई आ गया, अभी बहुत सारा इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है, तो अभी के ज़माने में बच्चों ने क्या करना चाहिए? देखो अनफॉर्चुनेटली अभी मैं बहुत सारे लोगों के साथ रहता हूँ, जो स्ट्रेस रहता है ना कि आप अपने फंडामेंटल को क्लियर करो, ये नहीं करते लोग। अभी क्या है कि भाई शॉर्टकट में हम कैसे ना कैसे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पकड़ लो। अभी मैं बहुत सारे लोग होता हूँ, दे गो टू ए कोचिंग क्लास, दे टेल यू कि भाई इसको ऐसे करने से ऐसे आंसर आ जाए, लेकिन उसको बोलो स्टेप से लिख दे, वो नहीं आता उसको। तो इसमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ये अच्छी बात है कि एमसीक्यू छोड़ के दे गिव यू लॉट ऑफ मार्क्स फॉर प्रोसीजर्स। यस, तो वो आपको स्टेप वाइज आना जरूरी है, बिकॉज लाइफ में आपको ये एग्जाम क्रैक करना एक बात है, बट आपको वो पूरा मैथमेटिक्स समझाना जरूरी है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल हु हैव डन इंजीनियरिंग आर नॉट एबल टू डू वेल इन देयर करियर। व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दैट शॉर्टकट, वो प्रॉपर मैथोडिकल रास्ता है नहीं। तो प्रॉब्ली दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। एंड दूसरा देखो, वो बोलते हैं ना हमारे टाइम पर ऐसा था, यू कैन नॉट कंपेयर टाइम्स, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। भाई हमारे टाइम में कुछ था, आजकल का जनरेशन वो आजकल के टाइम के लिए है। मोबाइल है, इंटरनेट है, आपको खुली आज़ादी है, आपको फास्ट फूड अवेलेबल है, आपको सारी वो है। तो डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी नॉर्मल कि भाई ऐसे काटता रहे यार, कब मैं मोबाइल देखूं, वो हाथ पर ऐसे से हिलता रहता है, मोबाइल नहीं देखा टाइम। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बट देखिए आप इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम नहीं करोगे तो आपका लाइफ में करना मुश्किल है थोड़ा सा। अभी आपने जैसे एनडीए का एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम दिया, फिर बाद में आपने ट्रेनिंग लिया होगा, तो आप में डिसिप्लिन किस प्रकार से आया? और एनडीए में ऐसे बच्चे जानना चाहते हैं कि एनडीए का डेली शेड्यूल क्या होता है? तो मेरे को मतलब जब मैं इंडिया में था मेरे को बहुत दुख होता था, मेरे को बहुत रोना आता था, लेकिन अभी मेरे को मजाक लगता है। हाँ, तो लोग बोलते हैं यार इंडिया में शेड्यूल कैसा है? मैंने कहा इंडिया में दो ही पता आता है, सुबह 5 बजे आँख खुलती है और रात को 10 बजे आँख बंद होती है। बंद होती है। बीच में क्या होता है कुछ नहीं बता ही नहीं सकते। मतलब एक कैडेट जो है वो 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ना एक्टिविटी में रहता है। पूरा एक्टिविटी में। मतलब कभी क्लास में बैठा हुआ है, कभी उधर बैठा है, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी साइकिल चला रहा है, कभी उधर कर रहा है, उधर कर रहा है, बस उसकी पूरी ज़िंदगी में एक्टिविटी होता रहता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम मिलने जा रहे हैं इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर और हमारे कर्नल संपत गोपालन सर, जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस करने के बाद अभी वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आज तक लगभग 1000 बच्चों को एसएसबी का प्रिपरेशन करवाया है और उनमें से बहुत सारे बच्चे एसएसबी में क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम कर्नल संपत गोपालन सर की जर्नी जान लेते हैं और जो भी पेरेंट्स के डाउट्स है वो पेरेंट्स ने हमें कमेंट्स में पूछा है कि ये डाउट्स कर्नल संपत सर से पूछ लेना, तो वो डाउट्स क्लियर करने की हम आज कोशिश करेंगे। नमस्ते सर। सर, तो पहला प्रश्न आपको ये है कि आपका जो डिफेंस का और वो जो जर्नी था एनडीए का, वो कैसे था? देखो डिफेंस का जर्नी जब बोले तो काफ़ी पुराना जाना पड़ेगा। 1980, ज़्यादा पुराना तो नहीं है ना? नहीं नहीं ज़्यादा। अच्छा, तो 1980 में मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया और अनफॉर्चुनेटली पास हो गया मैं। अनफॉर्चुनेटली कैसे? अनफॉर्चुनेटली क्यों है कि हम जो है फर्स्ट बैचेस में थे जो 10+2 वाला था। तो 11th के बाद आप दोनों एग्ज़ाम लिख सकते थे, आईआईटी का और एडीए का। तो हम दोनों में पास हो गए। तो आईआईटी में मेरा नंबर नहीं चाहे तो मैं नहीं गया। तो उसके बाद एनडीए में चला गया, तो लोगों ने बोला यार एनडीए क्या होता है? मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था एनडीए क्या है। मेरे नीचे वाले एक सरदार थे, उन्होंने बोला कि एनडीए ऐसा होता है ऐसा, तो मेरे को आइडिया ही नहीं था। तो वो बोलते थे मोटिवेशन क्या था? कोई मोटिवेशन नहीं था, बस जा रहे हैं। एग्ज़ाम पास हो गए और एसएसबी में गए, कोई प्रिपरेशन नहीं, मेरे को पता ही नहीं क्या होता है। तो उन्होंने बोला ये पिक्चर देखो, कहानी लिख दो, मैंने लिख दी। उसने बोला ऐसा करो, मैंने कर दिया। मैंने जैसे मेरा दिमाग काम करा मैंने कर दिया। बिना मोटिवेशन का कैसे आपने ये क्वालिफाई? कुछ तो मोटिवेशन होगा। नहीं, एक्चुअली पता कोई मोटिवेशन नहीं था।
हमारे स्कूल में क्या था, हमारे स्कूल से आईआईटी दिल्ली का गट्टी दिखता है। आईआईटी दिल्ली इज 8 स्टोरी स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक बड़ी सी गट्टी है। तो सब बोलते उधर ही जाना है। तो ऐसे ही था हमारे दिमाग में भी। तो गए हम, इंडिया का इंटरव्यू दिया। तो पहले से एक था कि मैं आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एक्सेप्टिंग एनी चैलेंज। मैंने कहा हार नहीं माननी कहीं पर। तो मैंने कहा लेट मी गो द एग्जाम्स एंड क्लियर। तो आई वेंट टू बैंगलोर, एग्जाम क्लियर हुआ, फिर मेडिकल हुआ। तो क्या हो गया, एक 15-20 दिन स्टडीज छूट गई। मैं वापस आया तो मेरे साथ मेरा एक कोर्समेट था वेंकटेश बोल के। हमें बोर्ड में क्या लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 20 दिन का क्लास चला गया ना। यस, तो धीरे धीरे हमारा जो इंटरेस्ट है ना, वो 12th की पढ़ाई से थोड़ा बाहर हो गया। कम हो गया। उसके बाद मेरिट लिस्ट आ गया तो हमारा नंबर था उसमें। तो हमें बोला अभी छोड़ यार, पढ़ाई करने से मुश्किल है। मेरे को ये बात पता था कि अगर मैं एग्जाम दूँ तो फेल हो जाऊँगा। तो मैंने कहा बेस्ट है वो लिखो, मैं एनडीए में चला गया। दैट इज़ हाउ आई लैंडेड अप इन इंडिया। अभी आजकल लोग बोलते हैं भाई व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू जॉइन द आर्म फोर्स, वाले तो कोई मोटिवेशन ही नहीं था, पर ठीक है। आप स्टार्टिंग में जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो आप खेलकूद में अच्छे थे या पढ़ाई में अच्छे थे, कैसा बैलेंस रखते थे आप? एक्चुअली वो टेक्निकली बोलते हैं ना, आई वॉज ए बुक वर्म, किताबी कीड़ा। मैं खेलता मिलता था, जैसे शाम को हम 5-6 बजे हॉकी खेल लिया, वो ऐसे खेल लिया। और हमारी स्कूल एक ऐसे स्कूल के थे जिसका एक ही ग्राउंड था, और एक पीरियड में हमें फुटबॉल भी, तो बहुत बड़ी बात, बट वेरी गुड इन स्टडीज़। तो फ्रॉम आई थिंक 5th क्लास से लेके ऑलमोस्ट टिल 11th आई वाज टॉप माई क्लास। आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़। और मेरे स्टडीज़ में क्या है ना, वो रट्टा वट्टा, आई वॉज, मैं फंडामेंटल्स वेरी क्लियर। मेरे को रट्टे का बड़ा अच्छा आइडिया था। इनफैक्ट सब में क्लासमेट स्टिल जोक कि सैम से अभी भी पूछ लो कि अकबर कब पैदा हुआ तो सारा बता देगा कहानी। रट्टा, रट्टा। और मेरे को ये पता था कि पेज नंबर 64 के लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है। पूरा रट्टा। पूरा रट्टा था। तो आई वॉज गुड इन स्टडीज़। एंड पता क्या होता है कि कभी कभी लाइफ में होता है, अभी तो टीवी शीवी है। जब मैं 10th से 11th में जा रहा था, 11th से 12th में जा रहा था, तो अभी तो टीवी शीवी है, उस सब था नहीं ये सब। तो उधर एक ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, मैं उधर जाता था मेरे फादर के साथ। ओके। 4-4 किताब लेके आता था। मैंने उस 2 महीने के दौरान कम से कम 200-250 किताब पढ़ी। तो इट एडेड टू माई नॉलेज, इट एडेड टू माई थॉट प्रोसेस, इट इम्प्रूव माई इंग्लिश ड्रास्टिकली। मेरी अंग्रेजी बहुत ही धाकड़ हो गई। एंड आई गॉट कॉन्फिडेंट, वेन ऑन डिबेट मैं को टेक पार्ट। बट अदरवाइज जो बोलते हैं ना, ऑल राउंडर पर्सन, आई वॉज नॉट वन। आई वॉज ए टोटली किताबी कीड़ा विद ऑलमोस्ट जीरो इन फिजिकल्स। आजकल के बच्चों को अभी रट्टा लगाना चाहिए या लॉजिकली सोचना चाहिए? जैसे कि एआई आ गया, अभी बहुत सारा इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है, तो अभी के ज़माने में बच्चों ने क्या करना चाहिए? देखो अनफॉर्चुनेटली अभी मैं बहुत सारे लोगों के साथ रहता हूँ। जो स्ट्रेस रहता है ना कि आप अपने फंडामेंटल को क्लियर करो, ये नहीं करते लोग। अभी क्या है कि भाई शॉर्टकट में हम कैसे ना कैसे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पकड़ लो। अभी मैं बहुत सारे लोग होता हूँ, दे गो टू ए कोचिंग क्लास, दे टेल यू कि भाई इसको ऐसे करने से ऐसे आंसर आ जाए, लेकिन उसको बोलो स्टेप से लिख दे, वो नहीं आता उसको। तो इसमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ये अच्छी बात है कि एमसीक्यू छोड़ के दे गिव यू लॉट ऑफ मार्क्स फॉर प्रोसीजर्स। यस। तो वो आपको स्टेप वाइज आना जरूरी है, बिकॉज लाइफ में आपको ये एग्जाम क्रैक करना एक बात है, बट आपको वो पूरा मैथमेटिक्स समझाना जरूरी है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल हु हैव डन इंजीनियरिंग आर नॉट एबल टू डू वेल इन देयर करियर। व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दैट शॉर्टकट। वो प्रॉपर मैथोडिकल रास्ता है नहीं। तो प्रॉब्ली दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। एंड दूसरा, देखो वो बोलते हैं ना हमारे टाइम पर ऐसा था, ऐसा था। यू कैन नॉट कंपेयर टाइम्स, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग कैन डू। भाई हमारे टाइम में कुछ था, आजकल का जनरेशन वो आजकल के टाइम के लिए है। मोबाइल है, इंटरनेट है, आपको खुली आज़ादी है, आपको फास्ट फूड अवेलेबल है, आपको सारी वो है। तो डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी नॉर्मल कि भाई ऐसे काटता रहे यार, कब मैं मोबाइल देखूं, वो हाथ पर ऐसे से हिलता रहता है, मोबाइल नहीं देखा टाइम। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। बट देखिए आप इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम नहीं करोगे तो आपका लाइफ में करना मुश्किल है थोड़ा सा। अभी आपने जैसे एनडीए का एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम दिया, फिर बाद में आपने ट्रेनिंग लिया होगा, तो आप में डिसिप्लिन किस प्रकार से आया? और एनडीए में ऐसे बच्चे जानना चाहते हैं कि एनडीए का डेली शेड्यूल क्या होता है? तो मेरे को मतलब
जब मैं इंडिया में था मेरे को बहुत दुख होता था, मेरे को बहुत रोना आता था। नहीं अभी मेरे को एक मजाक लगता है। हाँ तो लोग बोलते हैं यार इंडिया में शेड्यूल कैसा है। मैंने कहा इंडिया में 2 ही पता आता है, सुबह 5 बजे आँख खुलती है और रात को 10 बजे आँख बंद होती बंद होती है। है। बीच में क्या होता है कुछ नहीं बता ही नहीं सकते। मतलब एक कैडेट जो है वो 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ना एक्टिविटी में रहता है। पूरा एक्टिविटी में। मतलब कभी क्लास में बैठा हुआ है, कभी उधर बैठा है, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी साइकिल चला रहा है, कभी उधर कर रहा है, उधर कर रहा है। बस उसकी पूरी ज़िंदगी में एक्टिविटी होता रहता है। आप एसएसबी में कोच रह चुके हो, बहुत सारे बंदों का एसएसबी ले लिया आपने। तो एसएसबी में ऐसा कोई एस्पिरेंट आया था जिसका कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है, ऐसा कोई बताना चाहोगे आप? यार कम से कम 2-3 दिन चाहिए। हाँ चलेगा चलेगा, नहीं, हमको 2-3 टाइम दिन भी टाइम मतलब है। मेरे पास इतनी सारी कहानियाँ हैं जो अलग अलग तरीके से है जिसमें एसएसबी में पास हो। और मैं बहुत सारे लोगों की कहानी वो बताऊंगा जो एसएसबी में पास नहीं हुआ। यस। हम ये क्यों बोले एसएसबी में पास हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ देयर कोचिंग विथ मी, बिकॉज आई हैव नेवर एम्ड एट क्रैकिंग एसएसबी। दिस वर्ड इज रॉन्ग। यू कैन नॉट क्रैक एसएसबी। आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे बिल्डअप होती है। यस इफ योर पर्सनैलिटी गेट्स बिल्डअप, एसएसबी इज ए जोक, यस पास हो जाओगे। यस। हम क्या करते हैं यार एसएसबी में कैसे पास होना है, ऐसे ऐसे लिखने से पास होगा। मेरे पास जो कोचिंग आता है बोले सर मैं ऐसे लिखने से पास हो जाऊंगा। मैंने कहा पता नहीं। बोले आपको नहीं पता। मैंने कहा तू ये बात सोच के जाएगा कि मैं ऐसे लिखने से पास हो जाऊंगा, तो कभी पास नहीं होगा। तूने उधर जाके अपना बेस्ट जो करना है कर देना। यस। तो पॉइंट ये बड़ा जरूरी है। दूसरा पॉइंट कैसा है कि अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बंदा देता हूँ जो एसएसबी पास हो गया और एक बंदा जो एसएसबी पास नहीं हुआ। अब जो एसएसबी पास हुआ है बंदा उसके बारे में बताता हूँ। एक मेरे साथ एक स्टूडेंट था वाडेकर बोल के, अभिषेक बोल के, अभिषेक वाडेकर। अब ये लड़के फादर जो है इधर सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर था और उनकी पोस्टिंग इधर नासिक पे थी एटीएस सिक्योरिटी पर। उस बाद आगे पोस्टिंग और चले गए। इस लड़के को मैंने कभी देखा नहीं। यस। तो वो बंदा आया मेरे पास, तो उसको मैंने बोला था कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट द अफगानिस्तान क्राइसिस। मेरे को भी याद दिया रहा। यस। उसने पूरा अफगानिस्तान का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दिया। लेकिन जो एक्चुअल कहानी ना बताई। यस। तो बोला सर आई फिनिश्ड। मैंने कहा क्या लेक्चर हुआ। मैंने बोला पूरा विकिपीडिया ही बता दिया। पूरा विकिपीडिया। मैंने कहा तू वो गधा है जिसकी सींग नहीं है। यस। सिंह बिना सींग का गधा है तो। यस। मैंने उसको अच्छी तरह से झाड़ दिया और 3 दिनों बंदा आया है। चौथे दिन शर्म आ गई, फिर क्लास में आ गया, ईगो पे आ गया। ईगो पे आ गया। उसने बोला इसको साले को क्रैक दिखाना मैंने। अच्छा जी वहाँ गया एसएसबी में, तो एसएसबी में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपने कहाँ कोचिंग की थी। तो उसने बोला एक कर्नल संपत है उनके साथ मैंने कोचिंग की थी। तो उसने बोला कैसे रहा कोचिंग। बोला सर बड़ा अजीब आदमी है ये, बिल्कुल ऐसे ही बोला उसने। अच्छा क्या है ना, यंग लड़के होते हैं ना इंडिया वाले, वो ज़्यादा ऐसे सोचते नहीं है, चुलबुला सा होता है ना। तो उसने बोला यार ये बड़ा अजीब आदमी है, ये इसने एसएसबी कोचिंग के बारे में कभी नहीं बताया। इसने बोला यार पर्सनैलिटी बिल्डअप करो। तो सर एक दिन मैंने ना उनको पूछा, तो मैंने लेक्चर दिया और उन्होंने बोला बे साले तू बिना सींग का गधा है। गधा है। तो बोला सर वो मेरे को बड़ी गलत थी। तो बोला जो इंटरव्यूअर वो हंसने लगे जोर से। तो बोला सर लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस में गया तो मैंने सोचा अभी क्या क्या पूछेगा। तो बोला अच्छा यू डू वन थिंग, यू टेल मी व्हाट यू टोल्ड अबाउट योर जहाँ कोचिंग गया था। तो बोला सर ही आई टोल्ड हिम सर मैं बिना सींग का गधा हूँ। तो वहाँ पर भी सारे लोग हंसे। तो मेरे को बड़ा टेंशन हो गया। मैं कहा जो हम तो गया फेल हो गया। तो बोला सिलेक्शन में मेरा नाम भी था। तो आप बोलते रहे यार ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। यस संपत डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। नो। क्योंकि किसी ने बोल रखा है गर्लफ्रेंड बोलना तो फेल हो जाए। मैं सोचता हूँ अब मैं इंटरव्यूअर रहा हूँ, एक 18-20 साल का लड़का है, कैसे हो सकता है कि गर्लफ्रेंड नहीं है। आजकल इतना सवाल ही नहीं उठता है ना। जब मेरे टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड थी तो इस टाइम पे तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। और मैंने कहा गर्लफ्रेंड को हमने ये रखा है कि गर्लफ्रेंड हुआ है जिसके साथ मैं शादी करूँगा। मैंने ऐसे नहीं बोला है। ऐसा नहीं बोला भाई तुम एक लड़की है जिसको अच्छा पसंद करते हो, उसका कंपनी अच्छा लगता है, उससे मिलते हो,
यस तो अगला क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि आर यू गे? यस तू बोलता नो 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 सर नो सर आई एम नॉट गे that you have to have an attraction towards the opposite sex. Yes. तो नॉर्मल है, इसमें कौन सी abnormal बात है? दूसरा दूसरे एक बंदे का बड़ा अच्छा बताता हूँ। मैं जब एक बच्ची की मैं कोचिंग कर रहा था, तो बंदा मेरे पास आया तो आफ्टर 2 days वो आता था, 2 घंटा बैठता था, करके चला जाता था। 2 दिन के बाद मैंने उसको पूछा तेरे फादर कैसे हैं? तो उसने सर ठीक ठाक है। तो आई कुड मेक आउट देयर इज अ क्लियर रिफ्ट बिटवीन द फादर एंड द सन। यस तो मैंने उससे आगे पूछा भाई तेरे फादर, थोड़ा और क्विज किया तो बोलता सर वो मेरे फादर मेरे से बात नहीं करते। मैं कहा तेरे फादर दुबई में है या सिंगापुर में? सिंगापुर बोला नहीं सर हम एक ही घर में रहते। बात नहीं करते लेकिन बोला बातें करते। मैंने कहा ये बातें करते जन्म से है या अभी कभी हुआ है? तो ये सर मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, मैं कंप्यूटर साइंसेस वाला, मेरा प्लेसमेंट हो गया विप्रो में। अब उसके फादर जो है ना एक छोटे से फैक्ट्री में एक छोटे से मैनेजर बने। यस उनकी ज़्यादा कमाई तो होती नहीं, और बड़े मुश्किल से उन्होंने बड़े बच्चे को पढ़ाया। अब ये लड़के की विप्रो में नौकरी लग गई। तो इसने सोचा अब अगला कोडिंग मैं ही करूँगा, अगला लैंग्वेज मैं ही बनाऊँगा, अगला सॉफ्टवेयर मैं ही बनाऊँगा। यस तो उन्होंने इसको सेल्स आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब इसका काम था कि कोई बंदा विप्रो का कोई चांस होता है इसको जवाब देना पड़ता है। ये फॉर द जॉब टू बी बोरिंग। यस इसने अगले दिन अपना रेजिग्नेशन दिया और घर आ गया। आने के बाद फिर जैसे ही घर में घुसा उसके फादर ने बात करना बता, मेरे को बोलता सर आई वॉज आई रॉन्ग? मैंने कहा यस यू वर रॉन्ग। नो 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 सर। मैंने कहा देख मैं तेरे बाप को देखा नहीं, तेरे को पहले बार ही देख रहा हूँ, लेकिन तूने जो क्या गलत किया। मैंने कहा तुझे को रिज़ाइन करने से पहले तेरे फादर से बातचीत करना चाहिए था। तेरे को पता है जो तू 15,000-20,000 रुपये खर्चा कमा रहा है वो तेरे फादर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि 10,000 रुपये टोटल कमा रहा है। तुमने उनके बारे में कुछ सोचा नहीं? मैंने कहा एक काम कर, अभी तो ऐसे भी पास होता नहीं होता तो मेरे को पता नहीं, बट आई वॉज 100% श्योर यू विल नॉट पास। तो मैंने कहा तू एक मेरे से एक एडवाइस ले ले, जब तू वापस जाएगा ना एस से, पास या नहीं पास, जाके अपने फादर को एक कस की झप्पी देना, झप्पे दे दो जाए और बोला पापा आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा मैंने बोल दिया भाई, फॉलो करना जरूरी तो है नहीं, वो जैसे सब लोग होता मैंने भी उसको छोड़ दी। वो भाई साहब चले गए तो करीब 1-1.5 महीने के बाद मेरे को फ़ोन आया, बोला सर गुड मॉर्निंग सर, आई चौधरी स्पीकिंग सर। अब मेरे लाइफ में ऐसे कैंडिडेट आता है जाता है, मेरे को तो याद नहीं रहता मैं कौन चौधरी। बोला सर आपको याद है मैं आपके पास आया था ऐसे ऐसे ऐसे, वो मेरे फादर के साथ। हाँ मैंने याद रहा है। तो बोला सर मैं पूरे रास्ते ट्रेन में सोचता रहा जो आपने बोला था, और मैंने सोचा यार शायद सर सही बोल रहे। ऐसे भी तो मैं फेल हो गया सर। मैंने कहा तो मेरे को पता था सर। मैं घर में गया तो फादर ने दरवाज़ा खोला, और मैं पूरा टाइम यही सोच रहा था कि मैं वापस जाके करूँगा क्या। सर मैंने अपने फादर को ना बहुत प्यार से गले लगाया, और मैंने बोला पापा को आई एम वेरी सॉरी। बोला सर मेरा बाप रोने लग गया, और वो भी रो रहा, मैं भी रो रहा, मैं पूरा रोने का सीन तगड़ा। और बोला सर मेरी देखिए मेरी माँ मेरी सिस्टर सब रो रहे। और बोला सर 1-1.5 घंटा रोते ही रहे, पूरा रात से हम सोई नहीं, खाना बन रहा है, खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बोला सर ऐसे लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर से करीब 50 टन का किसी ने भार उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बाद उसके फादर लाइन में आए, बोला सर मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरा बच्चा मेरे को वापस कर दिया। तो मैंने कहा अच्छी बात है। अच्छा हम बात फिर भूल गए। तो एक दिन हम बैंगलोर एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे एंड वी आर कैचिंग ए फ्लाइट। तो एक बंदा आया, उसने बोला सर आप कर्नल संपत? मैंने कहा हाँ। बोला आपको मेरे को पहचाना नहीं? मैं चौधरी। मैं कौन सा चौधरी? बोला सर उस दिन वाला चौधरी। हाँ। वो मैंने कहा तू इधर क्या कर रहा है? बोला सर मैं अभी BHEL में एम्प्लॉयड हूँ चेन्नई में, और हमारा एक सेमिनार है गोवा में, तो मैं गोवा जा रहा हूँ सर, मेरे फ्रेंड्स भी सब जा रहे हैं। सर मैं आपको बहुत याद करता हूँ, मतलब हर दूसरे तीसरे मिनट में आपको याद करता हूँ, और मैडम को भी याद करता हूँ।
क्योंकि उस टाइम क्या था ना, मेरे को जुकाम वुकाम हो गया था, तो मेरी वाइफ ने वो रसम भेजा था, तो मैंने बोला एक गिलास तू भी पी ले, तो उसको वो याद भी था, तो वो फटाफट भाग के गया, कॉफ़ी ले आया। तब तक हमारा बॉडी का अनाउंसमेंट हो गया, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा अच्छा चौधरी बेस्ट ऑफ लक। वो बोलते ना साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। मतलब बिल्कुल जमीन में लेट के हाँ। वो जो मेरे मेरे पैर पकड़े, मैं तो शौक ही हो गई। भाई ये क्या कर रहा अच्छा दूसरा क्या है, एयरपोर्ट जैसी जगह में ना ऐसा कोई करता नहीं है, सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, भाई कौन सा बाबा है ये, है? बाबा आ गए। हाँ संपत बाबा कुछ नाम है इसका। तो वो आ गए, वो मैंने कहा क्या कर रहे हैं, बोला सर कर रहे दो, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको करके। अरे भाई लेकिन फिर वो खड़ा हो गया। देखो ये सब इंस्टेंसेस है जो आपकी लाइफ में लगता है कि आपने किसी आदमी को खुशी दी, अब कैसे दिया वो सब डज नॉट मैटर मच, बट उनकी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। दिस हैज़ कम थ्रू माई एक्सपीरियंस विद SSB। तो देर आर सक्सेस स्टोरीज हियर ऑल्सो, देर इज सक्सेस स्टोरी हियर ऑल्सो, तो अच्छा लगता है। अभी जो 13 एज से बच्चे 18 तक हैं या 21 तक हैं, वो बच्चे पढ़ाई करते करते बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, और पेरेंट्स भी बहुत, वो बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स हमें बहुत प्रेशराइज करते हैं। तो पेरेंट्स को आप क्या कहोगे, या बच्चे प्रेशर कैसे हैंडल करें? देखो प्रेशर कैसा है, हैंडल कैसे करें, ये तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन डेफिनेटली देखो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसा है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। जब मैं NDA में गया, हमारी देश की आबादी थी 4 करोड़, 4 करोड़ थी, NDA में 300 सीट थे। आज देश की आबादी है 140 करोड़, सीट बढ़ गया 320, नॉट इवन 10%। यस, कंपटीशन कितना बढ़ गया, बहुत बढ़िया। मतलब 4 से 140 करोड़ का कंपटीशन हो गया। IIT हमारे टाइम पर 5 था, अभी 15 हो गया है, लेकिन जो पॉपुलेशन है ना बहुत ज़्यादा वो हो गई 30-40 टाइम्स। कैलकुलेशन की है, हाँ मतलब जो आप कैलकुलेशन में नहीं है वो तो बहुत है। बहुत सारे हैं। हाँ। अच्छा तो 140 करोड़ में अभी आप कैसे लड़ाई करोगे? तो डेफिनेटली देयर इज नो डाउट कि वो जो IIT है NIT है, हालांकि नंबर्स बढ़ गए हैं बट प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़े, सो दैट हैज़ बिकम ए मेजर इशू। सो देयर इज अ प्रेशर ऑन द पेरेंट्स टू परफॉर्म, ऑन द चिल्ड्रन टू परफॉर्म। अब कैसे परफॉर्म कराना है वो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता। दूसरा क्या है कि हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, हम कितना केयर लेके डालते हैं, हम उसको कितना मॉनिटर करते वगैरह। मैं अभी वो गणेश चतुर्थी में नीचे गया था, मेरा भी एक डांस परफॉर्मेंस था। डांस भी कर लेते हो आप? देखिए लगता नहीं है, नहीं बट है, मेरे बड़े सारे डांसर्स हैं। देखो अगर आप मस्त में रहोगे ना, आप डांस आराम से कर सकते हो। डांस आराम। तो मैं उधर गया, मैंने कहा जो यंग मदर्स है ना, जिनके बच्चे 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, बच्चों को फंसाने के लिए बोला यार ये ले पकड़ मोबाइल, लगे रहे मोबाइल देखता रहे, मैं मेरे हमारा लाइफ हम एंजॉय करते हाँ, बोला यार मेरे से बात मत कर, हैं। यस, बस तू फंस रहे। वो बच्चे को मोबाइल की आदत हो जाती है, अब मोबाइल के बाद उसको विड्रॉल सिम्टम हो जाता है, यस, तो क्या करे बंदा? तो भाई आपने उसको बंदे को खराब करना शुरू कर दिया। यस, आपने किया। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टोल्ड हिम दैट यू मस्ट रीड बुक्स? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टोल्ड हिम कि भाई तू रीड दिस, ऐड दिस? यू डोंट। तो वो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अभी जैसे कि कुछ जैसे कि कोई पेरेंट्स बोल देते हैं कि हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं था हमारे पास, हमने तो आपके लिए बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल कर दी, मोबाइल दे दिया, बुक्स दे दिए, फिर भी तुम पढ़ते नहीं, और पेरेंट्स और बच्चों का झगड़ा हो जाता है। तो ये कैसे सॉर्ट आउट करें? देखो मैंने पहले ही बोला ना कि अगर मेरा जो जनरेशन है जो अब 60s 70s में घूम रहा है, अगर हम अब ये पूरा इसमें कंपेयर करते रहे कि हमारे ज़माने में ये नहीं था। जनरेशन गैप। अच्छा अभी मैं बताता हूँ, भाई हमारे ज़माने में आदमी बिगड़ क्यों नहीं सकता था? क्योंकि मोबाइल था नहीं। हमारे ज़माने में इंटरनेट था नहीं। नहीं था, हमारे ज़माने में कंप्यूटर भी नहीं था, फिर भी लोग जिंदा थे। जिंदा थे नहीं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था ना। तो जैसे आपके पास टाइम है यस, तो क्या करो, हम किताब पढ़ते थे, किताब पढ़ेंगे। हमारा नॉलेज बढ़ता था, वो बढ़ता था।
बट क्या आज का जनरेशन गलत है? नो, दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर करेक्ट इन देयर ओन थॉट. व्हाट हैज हैपेंड इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोबाइल के अंदर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है. हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर? वी डोंट वांट टू. वी वांट टू सी रील्स. तो वो सब होता है इसके अंदर. अच्छा, बच्चों को हम जैसे बोलते हैं कि भाई तुम कर लो, तो हर बारी तुमको ये सब ऐड करना पड़ता है. जैसे आपको पता है आपका बच्चा जो है इतना ही कर सकता है, डोंट फोर्स हिम टू डू समथिंग एल्स. भाई प्रैक्टिकल हो जाओ. आपका जो बच्चे का एग्ज़ाम में मैथ्स में उसके 42 नंबर आए, क्यों करा रहे हो उसको इंजीनियरिंग? वो उसके बस का नहीं है. उसके बस का नहीं है तो क्यों करा रहे हो? क्यों करा रहे हो? हाँ, या तो प्रेशर बहुत पहले होना चाहिए था, जब बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड में था. आपने उसको ध्यान से देखा, आपने उसको ट्यूशन डाला, आपने उसके ऊपर ध्यान दिया. आजकल पता कैसा है कि हम बच्चे को ट्यूशन में डाल देते, कोचिंग क्लास में डाल देते, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. बस ये बिल्कुल सही बोला. पैसा दे दिया, पैसा दे दिया, फीस अब दिया, भाई तुमने पढ़ाई नहीं कराई. नहीं पढ़ाई नहीं. मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं फलाने एकेडमी में, एकेडमी के नाम नहीं लेना चाहता, आता नहीं कुछ. कुछ आता नहीं. हाँ, और माँ बाप सोचते सर मैंने तो कोचिंग एकेडमी डाल रखा है, विल डू वेल. यस. मैंने कहा कोचिंग एकेडमी क्या कर रही है पता? अब आपको कोचिंग एकेडमी बात बताता हूँ. कोचिंग एकेडमी जाओ ना, 140 बच्चे एक क्लास में, माइक पे बोलता है वो. पहला 2 रो, दो या 3 रोड, बस उस पर उसको ज़रा इंटरेस्ट है. और बाकी सब तो आवाज निकाल रहे हैं पीछे से. आवाज़ नहीं, आजकल बड़ी क्वाइट है. क्या है? व्हाट्सअप देखते रहते हैं ना, स्नैपचैट देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं. रील देखते रहते हैं हम. सर का भी रील्स निकाल लेते हैं. हाँ बिल्कुल, उसको भी डाल लेते हो उसके उसके भी अंदर. डाल अच्छा, फिर उसको घुमाते रहो. अब उसको क्या इंटरेस्ट है, तुम क्या कर? भाई तुमने पैसे दिए, पढ़ना तुमने है, नहीं पढ़ना है तो सानू की. तो वो फर्स्ट 2 रो वाले बंदों में जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं उनको इंटरेस्ट रहता है. अब माँ बाप सोच रहे मेरा लड़का है ना कोचिंग में गया है. कोचिंग में गया है और बहुत बड़ा होगा. आपका लड़का कौन से कोचिंग क्लास में है? यस. पहले एल शो ऑफ करने के लिए भी पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा फलाना वाला कोचिंग में जा रहा है. बहुत बड़े सर है, बहुत बड़े. दिखते भी नहीं, इतनी दूर से पढ़ा है. बंदे कर. वैसे एक बात हो तो बड़ा जो अच्छा है वो है, तो एक टीचर ऊपर को जा रहा है, ऊपर से एक स्टूडेंट कोई बंदा आ रहा है, यंग सा लड़का. तो बोले कहाँ से आ रहा है? बोले मैं ऑफिस से आ रहा हूँ. तो बोलता कि आप नए स्टूडेंट हो? बोला नहीं नहीं नहीं. तो बोला आप हमारी कोचिंग अकेडमी जरूर ज्वाइन करना, आपका हम कोचिंग में ये कराते हैं, आप कोचिंग में वो कराते हैं. तो लड़का बोलता सर मैं आपकी क्लास में पढ़ता हूँ. उनको पता उनको ये भी नहीं पता है. तो देखो कि हाउ हाउ पैराडॉक्सिकल इट इज कि जिस बंदे को आप पढ़ा रहे हो आपको पता ही नहीं वो बंदा आपकी क्लास में. यस. तो हमारी तो हालत ऐसी हो गई. जो पेरेंट्स अभी जस्ट शो ऑफ करने के लिए कोचिंग लगाते हैं कि जैसे फलाना दिल्ली से बहुत बड़ा कोचिंग आ गया है, कोटा से बहुत बड़ा कोचिंग आ गया है. तो ये पेरेंट्स के लिए आप क्या कहोगे कि भाई जो जो रेगुलर छोटी वाली बैच होती है, लिमिटेड स्टूडेंट्स है, उसमें पढ़ाना चाहिए या 700 800 1500 बच्चे हैं उधर ठूस देना चाहिए बच्चों को? क्या क्या लगता है आपको? देखो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. अब मैं इलाहाबाद में पोस्टेड था. माई सन वॉज इन 12th. यस. लाइक ए गुड फादर आई ऑल्सो वेंट अराउंड सॉ ऑल द कोचिंग एस्टैब्लिशमेंट. मेरे को एक अच्छा लगा तो मैंने एक बंदे को उधर डाल दिया. अच्छा चलता रहा, और ये पहला इंस्टॉलमेंट के बाद तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं. फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया तो थोड़ा ढीला हो गया. फिर जुलाई हो गया तो बारिश हो गई. तो मैंने कहा वरुण तो गया नहीं. बोला आज बारिश है. हाँ, बारिश है. हाँ, कल वो टीचर नहीं आया क्योंकि बारिश थी. धीरे 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 मैंने देखा अगस्त महीने तक ना जाना ही बंद हो गया तकरीबन. तो एक दिन मेरा लड़का आया मेरे पास, वो बोलता है कि व्हाट इफ़ आई डोंट गो फॉर द क्लासेस? ऐसे परफेक्टली ओके. तो जैसे आपने पैसे दे दिया, मैं कोई बात दे दिया. तो इसे वो पढ़ाते कुछ नहीं. हाँ, वो एक टीचर आता है कुछ बताओ तो कोई चला जाता है. ये तो हालत अभी है, अभी 2-3 महीने के बाद क्या हालत होगा पता नहीं. तो आई सेड व्हाट डू यू वांट? ही सेज मेरे को एक ट्यूटर ला के दो जो कि मेरे को घर में आके पढ़ाए. तो मैंने किसी टीचर प्रोफेसर को नहीं पकड़ा. मैंने एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक बंदा फिज़िक्स 3rd ईयर कर रहा था, गरीब ख़ानदान का था,
मैंने उसको बोला तो हर रोज़ पढ़ा, तो हर रोज़ आता था 5 से 6 वर्ड को रिलीजियसली पढ़ाता था, एंड इट वॉज 1 to 1। 1 to 1 ये सॉल्व कर, ये आया तो अगला आजा अगला। इट पेड ऑफ, टोटल कॉन्सेंट्रेशन। वरुण क्रैक्ड हिज NDA एग्जाम्स एट द फर्स्ट शॉट। फर्स्ट क्लास में क्वालिफाई करे। तो हमको ये बात कब समझ में आएगी कि बहुत बड़ा क्लास, बहुत बड़ा नाम, उससे फ़ायदा होगा, या आप छोटे क्लास में लिमिटेड बच्चों से, फैकल्टी आपको IIT का नहीं चाहिए। आपने 12th क्लास बंदे को पास कराना है हाँ, तो आपको IIT का फैकल्टी क्या करना है? कोई ज़रूरत ही नहीं। आपको बंदा चाहिए जो कि 11th 12th जो अच्छी तरह पढ़ा सके। वो बंदा स्कूल में टीचर हो सकता है, वो बंदा BSc में 3rd ईयर हो सकता है, बट हम जब तक उधर IIT एल्यूमिनाई नहीं लिखेंगे हमें संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं आता। हमारा बच्चा होना चाहिए जो अभी 12th पास किया हो, वो स्कोर गुड मार्क्स, अभी 1st 2nd ईयर में है, तो बेस्ट स्टेप टू टीच यू। उसको ज़रूरत भी है पैसे की। ये ऐसे ही हो गया कि आपको खाना खाना है और बहुत बड़े रेस्टोरेंट में चले गए और खाना जब ऑर्डर किया, आने के बाद देखा तो कुछ अलग ही निकला। तो ऐसा है। नहीं, देखो क्या है कि यू हैव टू बी वेरी कंसर्न्ड कि भाई क्या कर रहे हैं आपने। जो आपने रेस्टोरेंट की बात बोला ना, लोग बोलते हैं आई वेंट टू मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, मतलब उधर चाइनीज़ भी है, थाई भी है, मराठी भी है, सब कुछ है। तो अल्टीमेटली बनता क्या है कि वो जो कुक की जैसे मर्जी होती है वैसे बनाते हैं। हाँ, वो कुक मराठी खाना अच्छा बनाता है तो चाइनीज़ को भी मराठी बना देगा, चाइनीज मराठी चाइनीज। मराठी चाइनीज़। हाँ, अब आप एक रेस्टोरेंट में जाओ जो कि सिर्फ चाइनीज़ बनाता है, यस अब उधर का कुक जो है ना उसका ध्यान वो रोटी सब्जी में नहीं जा रहा है, यस वो सुबह शाम फ्लैट नूडल ये नूडल बनाते हैं। यस। तो इस बंदे का फोकस बड़ा क्लियर है कि भाई खाना ऐसे बनता है। आप नासिक में एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है द्वितीय बुदलिया वाड़ा, वहाँ पर जाइए, वहाँ आपको दूसरा खाना नहीं मिलेगा, वहाँ मटन भाकरी और ये सब मिलता है। मैं रेगुलरली जाता हूँ, मैं मटन मेरे को भाकरी उतना पसंद नहीं तो मैं रोटी खाता हूँ, इतना बढ़िया रोटी बनाता हूँ, बहुत बढ़िया। और उसका जो सब्जी है वो बन पा रहा है। तो वो एक फोकस है। तो मेरे घर में जो भी बाहर से आता है मैं उनको उधर खिलाने ले जाता हूँ। तो ये फोकस होना ज़रूरी है। बच्चों को आपने लोगों को बताने के लिए बोलो एलन में डाला है, हाँ, और डालो उसको जलन में, जलन में मतलब बेरा जैसा कॉलेज में है, सिखाओ, बच्चा पास होगा। पास में। तो बस करते हैं। एक लास्ट 2 छोटे क्वेश्चन हैं। और ये भी रिकॉर्ड हो रहा है क्या? यस, टाइम अभी है, 15 मिनट और है, पूछ। टाइम चालू। एक क्वेश्चन दूंगा। और अग्निवीर वाला पूछ लेना। हाँ हाँ। तो सर एक और क्वेश्चन था, अग्निवीर जो नया स्कीम लाया है अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, उसमें से पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे मिथ्स है कि भाई 4 साल के बाद बंदों को पूरा घर ही भेज देंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो आर्मी में कैसा है, चेंज लाने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनिशियली जब अग्निवीर स्कीम लाया गया लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। यस, प्रोटेस्ट तो बहुत किया। हाँ, देखो पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं, तो प्रोटेस्ट किया। देखो दिस इज माई पर्सनल व्यू, अग्निवीर शुड हैव कम 30 years बैक। यस, बहुत पहले आ जाना चाहिए। पहले आना नहीं था। देखो ऑफिसर्स में अग्निवीर पहले ही चलता है, हम उसको शॉर्ट सर्विस बोलते हैं। यस यस इट एक्चुअली अग्निवीर कॉन्सेप्ट। यस। तो अग्निवीर में क्या हो गया, अभी 2 चीज़ हो गया। एक, यू गेट स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हो वेरी यंग इन एज, यस 18-19 में पकड़ में आए थे। सो दैट ब्रिंग्स द ओवरऑल एज प्रोफाइल ऑफ द आर्मी लोअर। देखो लड़ाई में जाते हुए 30-35 वाले बंदे को ले आने में दिक्कत होगी। हाँ, तो नाउ यू हैव यंगर पीपल 27-28, तो वो एक बिग बैकेट है। देन देर इज ऑफ कोर्स ए लॉट ऑफ सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल दैट, बट देर इज ए लॉट ऑफ impetus on the Agniveer to perform well.